बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप के पास्ट पेपर जो कि स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर में आया था, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को एज अ पार्ट 1 के तौर पे आज हम डिस्कस करते हैं और इनके सोल्यूशन को देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट पार्ट 2 में जो उनसे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये क्वेश्चंस पेपर है हमारे पास, जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इनकी आउटपुट ट्रेस आउट करनी है या एरर फाइंड आउट करने हैं, और बाकी 3 जो उनसे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है जिसकी आउटपुट 2432 आई हुई है। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट इस तरह कैसे आ रही है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास एक वेरिएबल एक फंक्शन है ट्रैप, और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर की, एंड इट्स टेक 2 parameters as an integer value. Then it returns the 2 parameters which are given to the function when it is called. It multiplies and return a value. In the main function, there are the 3 variables are initialized with the value 1 variable 2 and value 2 variable with the 3 value, and value 3 variable is initialized with the 4. नेक्स्ट वन वैल्यू 2 वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन की जाएगी जब आपका ट्रैप फंक्शन कॉल किया जाएगा, और वो ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। अब फोकस ऑन दिस, ट्रैप फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसको 2 पैरामीटर चाहिए इंटीजर टाइप के। तो इसका जो पैरामीटर है वो अगेन फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है जो कि ट्रैप ही फंक्शन कॉल किया जा रहा है, और भी वैल्यू 3 है। एंड नेक्स्ट वन सी आउट है। नो मेन जो सी आउटपुट हमने फाइंड आउट करनी है या कैलकुलेट करनी है वो यहाँ से है। इसके बाद तो सी आउट में सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। अब वो कैसे है कि जैसे ही आपकी ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी तो उससे पहले आपके वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 को वैल्यू असाइन करवाई जाएगी। जैसे वैल्यू 1 के पास मेमोरी में 2 है, वैल्यू 2 के पास 3 है, वैल्यू 3 के पास 4 है वेरिएबल्स के पास। नो व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ट्रैप, तो ट्रैप के अंदर फिर एक ट्रैप कॉल हो रहा है, तो पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू 1 जो वेरिएबल है इसकी 2 वैल्यू, और वैल्यू 3 की जो वेरिएबल की वैल्यू 4 है इसे कॉपी करेगा और किसको दे देगा, var1 और var2 को। दैट्स वाई मेमोरी में जब ये कॉलिंग स्टेटमेंट चलेगी तो var1 के पास var2 आ जाएगा और var2 के पास 4 चला जाएगा। Now after calculation var2 multiply by var1 यानी 2 multiply by 4 क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 जो उनसे वो वैल्यू रिटर्न की गई है इस ट्रैप वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 3 को। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कॉल किया जा रहा है, तो इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर जो पहला पैरामीटर जाएगा वो 8 जाएगा, जबकि नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारे पास वैल्यू 3 की 4 वैल्यू जाएगी। इट मीन्स var1 के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 8, और var2 के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, 32 रिटर्न किसको किया जाएगा, इस ट्रैप ब्लू वाले को। इसके बाद 32 आएगा तो ये रिटर्न वैल्यू किसको असाइन कर दी जाएगी, वैल्यू 2 वेरिएबल को असाइन की जाएगी। ना जब सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसमें हमारे पास वैल्यू 1 की वेरिएबल के पास वैल्यू है 2, जबकि हमारे वैल्यू 3 वेरिएबल के पास है वैल्यू 4, और वैल्यू 2 वेरिएबल के पास वैल्यू क्या है, 32। तो एंडल की वजह से ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ये सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो व्हाट विल बी द आउटपुट है। तो यहाँ पे क्लास पेरेंट है और पब्लिकली इसका एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है पेरेंट का जो सी आउट पेरेंट कर रहा है। फिर इसका एक और कंस्ट्रक्टर है विद सिंगल पैरामीटर इंट आई है, और ये आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। एंड रिमेंबर ये जो आई है इट इज़ अ पैरामीटर है, लोकल वेरिएबल है, और किसका, पेरेंट कंस्ट्रक्टर का है। क्लास की डिक्लेरेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर क्लास चाइल्ड है और ये पब्लिकली इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास से। इसका भी अपना एक कंस्ट्रक्टर है जो कि चाइल्ड को प्रिंट कर रहा है, और फिर चाइल्ड इंट आई कॉलन के बाद ये पेरेंट आई का जो कंस्ट्रक्टर है उसे भी कॉल कर रहा है। और ये जो आई पैरामीटर से पास किया जाएगा ये किसको दे देगा, पेरेंट आई को दे देगा, और पेरेंट आई फिर अपने इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू को लेकर जाएगा। जबकि ये जो चाइल्ड इंट आई का है इसकी बॉडी में चाइल्ड और आई की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। ना कम टू दिस इंट मेन के अंदर पेरेंट ए, जब पेरेंट ए का कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये अपने कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसे कोई भी वैल्यू पास
पास नहीं की जा रही तो इट मीन कि पेरेंट इंट आई कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, पेरेंट वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा डेट डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर। तो ये क्या प्रिंट हमें करके देगा, पेरेंट स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा ना। नेक्स्ट वन हमारे पास चाइल्ड डी, चाइल्ड क्लास का डी जो सा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है और ये एक पैरामीटर भी पास कर रहा है। अगर ये पैरामीटर पास कर रहा है तो इट मीन्स ये जो चाइल्ड विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है इट डज नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और चाइल्ड डी पैरामीटर 2 के साथ कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड इंट आई जो सा है ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इस आई के पास वैल्यू 2 आई है, फिर कॉलन के बाद नेक्स्ट किसको कॉल कर रहा है, पेरेंट आई, यानी ये 2 जो सा कॉलिंग स्टेटमेंट में आई के पास जाएगा और ये आई किसको दे देगा, इंट आई के पास भी 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर सेकंड वन विद पैरामीटर वाला पहले एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट क्या कर देगा, पेरेंट 2 करेगा। अब जब ये रिटर्न्स बैक होकर इधर आएगा पेरेंट आई के पास, ठीक है, तो रिटर्न्स बैक के बाद अब इसने किसको एग्जीक्यूट करना है, चाइल्ड इंट आई का जो सी बॉडी है सी आउट चाइल्ड डबल कोटेशन आई, इसको प्रिंट करेगा। तो चाइल्ड एज इट इज प्रिंट होगा और आई के पास वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। ड्यू टू द एंड हर जो सी आउटपुट है वो न्यू लाइन पे आएगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास है आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन कोड है, और कोड में क्या है, हमारे पास एक क्लास ए है, इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है लेकिन इसका एक पब्लिक जो सा फंक्शन है A1 है और एक इसका प्रोटेक्टेड फंक्शन A2 है। फिर क्लास बी जो सी है ये इनहेरिटेंस हो रही है पब्लिक ए से, यानी ए क्लास इज द पेरेंट क्लास फॉर द बी क्लास। इसका भी एक पब्लिक B1 जो सा है फंक्शन है और एक प्रोटेक्टेड इसका B2 है। फिर क्लास C है ये इनहेरिट कर रही है पब्लिक B से। पब्लिक B से मीन के क्लास C की पेरेंट क्लास B है और B की पेरेंट क्लास A है। इट मीन क्लास C कैन एक्सेस द और कॉल द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक क्लास A डायरेक्टली बाय यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट है। और क्लास C का जो सा है वो पब्लिक वाइड C1 जो सा है ये एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है पब्लिकली। नो वाइड मेन में A का OB1 है और B का OBJ2 है और C का OBJ3 है। ये 3 जो से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। पहले का आंसर हमने ये देना है कि नेम ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ ऑल क्लासेस विजिबल थ्रू OBJ1 इन द मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन में जैसे ही OBJ1 जो सा है वो क्रिएट होगा तो ये किस किस फंक्शन को जो सा है कॉल कर रहा है, तो ये इनहेरिट नहीं कर रहा, यानी इसकी कोई भी पेरेंट क्लास B भी नहीं है C भी नहीं है, तो इट मीन्स इट ओनली कॉल्स द फंक्शन A1। ठीक है, OBJ1 जो सा है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे A1 फंक्शन को कॉल करेगा, प्रोटेक्टेड A2 को नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटेक्टेड मीन्स कि आप इसके फंक्शन को आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये जो फंक्शन है इट कैन बी कॉल्ड इनसाइड द क्लास B, क्योंकि क्लास B जो सा पब्लिक A के लिए है और C के अंदर भी हम इसको कॉल करवा सकते हैं, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नेम ऑल द फंक्शंस ऑफ क्लासेस विजिबल थ्रू OBJ2। जब OBJ2 क्रिएट किया जाएगा तो OBJ2 किससे बिलोंग करता है, क्लास B से है। तो क्लास B जो सा है ये B1 को भी कॉल कर सकता है ऑब्जेक्ट। रिमेंबर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट जो सा है B क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है अपने पब्लिक फंक्शन को भी और अपनी क्लास A के भी पब्लिक फंक्शन को। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड को क्यों नहीं कॉल कर रहा, क्योंकि देखें जो पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि वो अपनी पेरेंट क्लास का जो उसका पब्लिक मेंबर है चाइल्ड क्लास के लिए भी वो पब्लिक है उसके ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर जो सा उसका प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी वो प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड मेंबर जो से आउटसाइड द क्लास यूज नहीं होंगे। फिर नेम ऑल द मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लासेस विजिबल थ्रू OBJ3 है। अब OBJ3 जो सी है, एक तो इसका अपना पब्लिक फंक्शन है C1, तो ये इसको कर सकता है। फिर इसके बाद जो से है ये अपनी पेरेंट क्लास B के पब्लिक फंक्शन को कॉल कर सकता है B1 को, और अपनी ग्रैंड पेरेंट क्लास जो कि क्लास A है उसके भी A1 फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो दैट्स द मेन आंसर। एक्चुअली आंसर ये कैसे निकलेगा, जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो किस किस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और किसे वो कॉल नहीं कर सकते। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ये कोड है मेंशन ऑल द लाइंस, लाइन नंबर हमने मेंशन करने हैं जो कि कॉज करेंगे एरर्स को मेन फंक्शन के अंदर, और अज्यूम करें कि हेडर फाइल जिसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std ये है इसमें।
नो क्लास ए है, पब्लिक है, इसके पास इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, ब्लैंक है बिल्कुल खाली, यानी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर वर्चुअल इंट आउटपुट है। वर्चुअल जो सा कीवर्ड है ये पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होता है, और जो सा वर्चुअल है ये इंडिकेट कर रहा है कि जी आउटपुट फंक्शन जो सा है इट मस्ट बी इनहेरिटेड टू द क्लास बी, क्योंकि क्लास बी के लिए पब्लिक ए जो सी क्लास है इसकी पेरेंट क्लास है। नो नेक्स्ट वन इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो इज इक्वल टू स्टेटमेंट टर्मिनेटर 0 के साथ आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये प्योर वर्चुअल क्लास है, सॉरी प्योर वर्चुअल फंक्शन है आउटपुट। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन आउटपुट का होने का मतलब है कि क्लास बी के पास भी इस फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी होनी चाहिए, बट विदाउट द वर्चुअल कीवर्ड। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लास सी है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड, इसका एक मेंबर फंक्शन है दैट इज द वाइड सेट एक्स इंट ए है, और ये ए जो सा है उसकी वैल्यू एक्स को असाइन करवाई जा रही है। और इसके बाद जो सा है गेट एक्स है, ये रिटर्न कर एक्स की वैल्यू को, और प्राइवेट इंट एक्स इसका डाटा मेंबर है। फिर क्लास डी जो से ये पब्लिकली इनहेरिट हो रही है सी से, और प्राइवेट इंट जी जो है इसका ये एक मेंबर फंक्शन सॉरी डाटा मेंबर है किसका, क्लास डी का है। अब इंट मेन में जैसे ही आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ए ओबीजे ए, तो यहाँ पर आपके पास एरर जनरेट होगा, यानी फर्स्ट लाइन पे। और क्यों हो रहा है, बिकॉज इट हैज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, और जिसका प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है जिस क्लास के पास, दैट क्लास कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वो अपना क्रिएट नहीं कर सकती किसको, ऑब्जेक्ट को। तो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है कि ए के पास वर्चुअल इंट आउटपुट पैरेंथेसिस तक होता था फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे इज इक्वल टू 0 है तो दैट इज़ द प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो फर्स्ट लाइन हमें एरर इसलिए देगी क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट है लाइन 2। लाइन 2 में इसलिए आ रहा है कि चाइल्ड क्लास बी जो है वो ओवरराइड नहीं कर रही किसको, प्योर वर्चुअल फंक्शन इंट आउटपुट को, जो कि उसकी पेरेंट क्लास ए के पास है। तो सेकंड लाइन में भी एरर है। फिर थर्ड है हमारे पास सी ओबीजे सी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। फोर्थ है इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नो एरर इज हेयर सी डॉट या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर सेट एक्स पैरेंथेसिस 2। और हमें पता है कि क्लास का यहाँ पे जो नाम है ये एज अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, जबकि अगर इसके फंक्शन को हमने कॉल करना है तो देन ही मस्ट यूज़ द ओबीजे.सी, यानी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाएगा। मोर ओवर नेक्स्ट देखें तो सेट एक्स जो फंक्शन जिसे कॉल करवाया जा रहा है दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, यानी इसके पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है। तो सेट एक्स फंक्शन जो है मस्ट बी कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास सी है, और मोर ओवर इट इज़ प्रोटेक्टेड फंक्शन है विच ओनली कॉल्ड विद इन द क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर हम इसे कॉल कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होता। सेम हमारे पास नेक्स्ट सी डॉट गेट एक्स है, यहाँ पर भी यही एरर है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए था और वो जो उनसे ऑब्जेक्ट इसे कॉल नहीं कर रहा बल्कि क्लास कॉल कर रही है। सेम लाइक डी क्लास जो सी है इट इज़ ट्राई टू कॉल डी जो सा फंक्शन है ये कॉल करना चाह रहा है किसको, सेट एक्स को, जो कि उसकी चाइल्ड पेरेंट क्लास के पास है, लेकिन पेरेंट क्लास का वो प्रोटेक्टेड फंक्शन है। तो सेम एरर एज इन द लाइन 5 है। और नेक्स्ट लाइन 8 पे एरर क्या है कि डी डॉट एफ, एफ तो कोई फंक्शन है ही नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ एरर है। और सेकंड वन ये डायरेक्टली डी इसे कॉल कर रहा है। तो ये एरर्स हैं, एक्सप्लेनेशन लिखनी नहीं थी, हमने सिर्फ मेंशन करनी थी लाइंस को जहाँ पर एरर है, यानी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 5, लाइन 6 और 8। एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने दिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइन 1, 2, 5, 6, 7, 8 में ये एरर्स क्यों आ रहे हैं। कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड द लॉन्ग क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस वेरी सून।